नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं तमाम खेल खबरों के साथ आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल और कैस्पर रूड के बीच इस समय खिताबी मुकाबला चल रहा है। नडाल ने पहले सेट में 4-2 की बढ़त बनाई। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों में 9 स्वर्ण सहित कुल 14 पदकों के साथ महाराष्ट्र पहले, 4 स्वर्ण के साथ कुल 5 पदक लेकर मणिपुर दूसरे और 2 स्वर्ण सहित 13 पदकों के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। और रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले कल से बेंगलुरु में खेले जाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में। इस समय राफेल नडाल और कैस्पर रूड के बीच खिताबी मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पहले सेट में नडाल ने 4-2 की बढ़त बना ली है। स्पेन के राफेल नडाल 13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं। वहीं कैस्पर रूड पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की खास रिपोर्ट। आज सभी टेनिस प्रेमियों की निगाहें फ्रेंच ओपन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल पर लगी हैं, जिसमें राफेल नडाल और कैस्पर रूड आमने सामने हैं। रिकॉर्ड 13 बार के रोलांड गैरोस चैंपियन राफेल नडाल अपने सेमीफाइनल के प्रतिद्वंद्वी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के चोटिल होने से फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच गए हैं। वॉकओवर मिलने से राफेल नडाल फ्रेंच ओपन इतिहास में दूसरे सबसे उम्रदराज फाइनलिस्ट हैं। अब वे सबसे उम्रदराज चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे। ज़्वेरेव ने बाएं पैर में चोट के कारण दूसरे सेट में नहीं खेलने का फैसला किया। नडाल ने 19 साल की उम्र में पहली फ्रेंच ओपन ट्रॉफी जीती थी और अब 36 साल की उम्र में 14वीं बार लाल बजरी पर और 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगे। कैस्पर रूड किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले नॉर्वे के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में 2014 के अमेरिकी ओपन चैंपियन मारिन सिलिच को 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 से हराया। 8वीं वरीयता प्राप्त रूड 23 वर्ष के हैं और अब तक किसी ग्रैंड स्लैम में चौथे दौर से आगे नहीं पहुंचे थे। उनके पिता 1991 से 2001 तक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे। रूड ने 2020 की शुरुआत से अब तक क्ले कोर्ट पर 66 मैच और 7 खिताब जीते हैं। अब उनके करियर की सबसे कठिन चुनौती उनके सामने है। रूड स्पेन में नडाल की टेनिस एकेडमी में ही अभ्यास करते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज फ्रेंच ओपन का खिताब किसके सिर सजता है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां मनोज, अगर हम नजर डालें तो पहले सेट में 5-2 की बढ़त बना चुके हैं नडाल। और इस समय हम यूं भी कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी हमने रिपोर्ट में भी सुना कि किस तरह से कैस्पर रूड जो है वो राफेल नडाल को अपना आदर्श मानते हैं। उन्हीं के उसमें उन्होंने क्लब में प्रैक्टिस भी की और आज जो है एक तरह से गुरु और शिष्य के बीच में ये जो जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, पूरी दुनिया की नजर इस ग्रैंड स्लैम पर लगी हुई है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए 5 और 2 की चुनौती चल रही है इस समय। देखिए नडाल के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक लड्डू तो ये कि वो जो है 22वें ग्रैंड स्लैम खिताब के नजदीक हैं। यदि वो जीतते हैं तो 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब होगा और 14वां फ्रेंच ओपन खिताब होगा। यानी क्ले कोर्ट के मास्टर हैं, रोलांड गैरोस के मास्टर हैं। और वहीं अगर उनके अपोनेंट कैस्पर रूड को देखें जी, तो इन्हें भी टेनिस का खेल जो है विरासत में मिला है। इनके पिता खुद भी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया गया। और ये खिलाड़ी जो है ये भी क्ले कोर्ट का बहुत ही मास्टर है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि विंबलडन में इस खिलाड़ी ने 2 बार भाग लिया। दोनों बार ये पहले राउंड में ही इनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया। यानी ये फ्रेंच ओपन की क्ले कोर्ट इन्हें ज्यादा रास आती है बजाय कि घास के। और खासकर इनकी सर्विस बहुत ही तेज है, नडाल से भी तेज है दूसरी सर्विस। तो वही मैं यही कहूंगा कि ग्राउंड स्ट्रोक्स बहुत अच्छे हैं। उनकी रणनीति यही होनी चाहिए, क्योंकि पहला सेट तो ऑलमोस्ट वो हार के कगार पर हैं, लेकिन अभी खेल काफी बाकी है। तो अपने तेज तरार फोरहैंड से नडाल को उनके पसंदीदा फोरहैंड लगाने से रोकना उनकी रणनीति होनी चाहिए, खासकर दूसरे सेट में। बिल्कुल। और
अगर हम देखें तो मैच बिल्कुल अभी फिलहाल तो पहला सेट नडाल की फेवर में जाता दिख रहा है, लेकिन कैस्पर रूड भी कुछ कम नहीं है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो भी उन्होंने, क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी ग्रैंड स्लैम में वो अभी तक चौथे राउंड के आगे वो नहीं खेल सके हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, फाइनल में पहुंचे हैं फ्रेंच ओपन के पहली बार, और जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, फॉर्म में है, वो निश्चित तौर पर राफेल नडाल को एक कड़ी चुनौती जरूर दे सकते हैं। देखिए, एक कीर्तिमान तो वो बना ही चुके हैं। सबसे बड़ा कीर्तिमान यही है कि नॉर्वे के वो पहले खिलाड़ी हैं किसी भी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने 6 एटीपी टूर खिताब जीते हैं और 6 में से 5 क्ले कोर्ट पर जीते हैं। और फ्रेंच ओपन क्योंकि क्ले कोर्ट पर ही होता है, और नडाल क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि उनके आदर्श हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों के पास एक जैसा खेल है। बस नेट पर मुझे लगता है कि अभी पीछे ड्रॉप शॉट भी उन्होंने लगाया, नेट पर आगे आकर वो चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं नडाल को लगातार। और मुझे लगता है नडाल अगर अपनी पूरी रिदम में आ जाएं, पूरी लय में आ जाएं, तो ये मुकाबला पहले सेट की तरह ही दूसरे सेट में भी एक तरफा हो सकता है। बिल्कुल, तो इस मुकाबले पर स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी नजर है। हम आपको अपडेट्स अपने बुलेटिन्स में और इस कार्यक्रम में देते रहेंगे। बात करते हैं खेलो इंडिया की। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों में आज हरियाणा के पंचकुला में महिलाओं के 40 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की काजोल सारगर ने 113 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की सांधिया गुंगली ने रजत और असम की रेखा मोनी गोगोई ने कांस्य पदक जीता है। कबड्डी में महाराष्ट्र ने आंध्र प्रदेश को 48-11 के बड़े अंतर से हराया। अंडमान निकोबार की सेलेस्टिना ने साइकिलिंग के अंडर 19 टीम स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण के साथ ही 500 मीटर लड़कियों की अंडर 19 व्यक्तिगत ट्रायल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। अगर हम पदक तालिका में नजर अगर डालें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। उसने कुल 9 स्वर्ण जीते हैं, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ 14 पदक महाराष्ट्र के पास हैं। दूसरे स्थान पर मणिपुर है जिसके पास 4 स्वर्ण है, 1 रजत है और 5 पदक हैं। इसके अलावा हरियाणा तीसरे स्थान पर है जो 2 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदकों के साथ कुल 13 पदक लेकर प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार जो है 9वें स्थान पर है। तो इस तरीके से अब ये कुल अब तक 24 स्वर्ण, 23 रजत और 28 कांस्य पदकों का फैसला हो चुका है। इस तरह से कुल 75 पदक जो हैं वो उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। मनोज, तो ये बहुत कल जिस तरीके से भव्य समारोह में इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन हुआ और हमारे खेल मंत्री ने कल कहा कि निश्चित तौर पर एक बहुत छोटी उम्र में जिस तरीके से इसका कवरेज हो रहा है, हम भी अपने कार्यक्रम में इसका पूरा अपडेट दे रहे हैं और उन्होंने बोला कि नेशनल मीडिया में भी इसका प्रॉपर कवरेज किया। तो अब वो उनका दायरा सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा देश इन खिलाड़ियों को जानेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर स्कूल स्तर पर किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराने का मौका मिले तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। पिछले दिनों बेंगलोर में यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब खेलो इंडिया ये स्कूल गेम्स हैं। स्कूली स्तर पर देश भर के खिलाड़ी यहां मौजूद हैं। जैसा आपने अभी बताया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, मणिपुर का दबदबा है, यही दबदबा आपको नेशनल गेम्स में भी दिखाई देता है इन्हीं 3 राज्यों का। तो इससे ये जाहिर होता है कि निचले स्तर पर इन 3 राज्यों में काफी कुछ काम हो रहा है और मुझे लगता है जहां कहीं कोई कसर बाकी है वो अब खेलो इंडिया उसको पूरा कर देगा। बिल्कुल। और कई बार जैसे अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो सुदूर अंडमान और निकोबार से जब कोई सेलेस्टिना की हम बात करेंगे जिसने अंडर 19 में 2 पदक जीते हैं, एक तरफ आपने स्वर्ण पदक जीता, उसके साथ ही रजत पदक पर भी कब्जा किया, तो अब देश के हर एक कोने से इसका प्रतिनिधित्व हो रहा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप देखें कि दबदबा 2 या 3 राज्यों तक ही सीमित हो जाए तो इसका मतलब है कि खेल का दायरा आपका 3-4 राज्यों तक ही सीमित है। लेकिन अब क्योंकि फैलाव हो रहा है, ज्यादा राज्य रुचि लेने लगे हैं और खेलो इंडिया के माध्यम से एक जागृति आ गई है पूरे देश भर में, तो अब अंडमान निकोबार और आपको पूर्वोत्तर भारत से भी आपको बहुत सारे पदक देखने को मिलेंगे। जो पूर्वोत्तर भारत में आपने जो दायरा था वो त्रिपुरा या मणिपुर तक ही सीमित रह जाता था, अब ऐसा नहीं। अब सिक्किम या अन्य
जो दूसरे राज्य हैं वो भी इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, तो खेलो इंडिया पर स्पोर्ट्स कैन की नजर बनी रहेगी। रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले कल से बेंगलुरु में खेले जाएंगे। मार्च के अंत में आईपीएल के 15वें सीजन के लिए इस घरेलू टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज को 2 महीनों के लिए रोक दिया गया था। ये पहली बार है जब रणजी ट्रॉफी भारत में जून के महीने में खेली जाएगी। वहीं 22 से 26 जून के बीच रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी का लीग स्टेज आईपीएल 2022 से पहले खेला गया था। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से रणजी ट्रॉफी का ये सीजन देर से शुरू हुआ था। इस प्रतिष्ठित फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के नॉकआउट के लिए बंगाल, झारखंड, मुंबई, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश ने क्वालिफाई किया है। अगर शेड्यूल की बात करें तो क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पहला जो क्वार्टर फाइनल है वो बंगाल बनाम झारखंड होगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुंबई बनाम उत्तराखंड है और तीसरे क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक का सामना उत्तर प्रदेश से होगा। तो अब ये नॉकआउट मुकाबले तय हो चुके हैं और कल से होने जा रहे हैं। मनोज, इस पर हमारी नजर रहेगी, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कई खिलाड़ी जो है इस पे भाग ले रहे हैं। अभी बंगाल ने, मुंबई ने और कर्नाटक ने अपनी टीम की घोषणा की है। मुंबई टीम देखें आप तो उसमें पृथ्वी शॉ कप्तानी कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, सरफराज खान हैं, अरमान जाफर हैं, तुषार देशपांडे हैं। बंगाल की बात करें तो उसमें भी अभिमन्यु ईश्वरन है, मनोज तिवारी हैं जो भारतीय टीम की ओर से खेल चुके हैं। और इसका जो चौथा क्वार्टर फाइनल है वो पंजाब बनाम मध्य प्रदेश होगा। जी हाँ, पंजाब वर्सेस मध्य प्रदेश, लेकिन अभी इस टीम की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का जो मुकाबला है उसमें कर्नाटक ने टीम की घोषणा कर दी है। मनीष पांडे टीम की कप्तानी करेंगे। मयंक अग्रवाल, देवदत्त पड्डीकल, करुण नायर, श्रेयस गोपाल, कृष्णप्पा गौतम, ये सब दिग्गज खिलाड़ी कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस जो नॉकआउट मुकाबले हैं रणजी ट्रॉफी के, ये शुरू होने जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है, दरअसल अब वो पूरी क्षमता के साथ मैदान में जाकर क्रिकेट का आनंद ले सकेंगे। आईपीएल के बाद भी टी20 का ये रोमांच जारी रहेगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आ रही है, जहां वो 5 2020 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में दर्शकों को आने की अनुमति होगी, वो भी पूरी क्षमता के साथ। इसका मतलब यह है कि अब आप स्टेडियम में बैठकर अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को खेलता हुआ देख सकेंगे। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी। ये सीरीज की जो शुरुआत है वो 9 जून से हो रही है, जो 19 जून तक चलेगी। इससे पहले बीसीसीआई ने मार्च के महीने में आईपीएल के सत्र को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम्स में 25% से अधिक सीटिंग को अनुमति दी थी, हालांकि बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 अलग अलग जगहों पर 5 2020 सीरीज खेलेगी, जिसमें नई दिल्ली, कटक, विशाखापट्टनम, राजकोट और बेंगलुरु शामिल हैं। अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने अपने 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, तो अब फैंस के लिए भी अच्छी बात है कि पूरी क्षमता के साथ लोग मैदान में नजर आएंगे, तो एक बढ़िया क्रिकेट लोगों को देखने को मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि यंगिस्तान को जो है वो मॉरल बूस्टअप करते हुए वो दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें कई युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं और भारत को पिछली हार का बदला लेना है साउथ अफ्रीका से, तो अब ज्यादा दर्शक होंगे, ज्यादा उत्साह बढ़ेगा यंगिस्तान का। बिल्कुल, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। श्रीलंका और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के बीच कराची में खेले जा रहे तीसरे एकदिवसीय मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 93 रन से हरा दिया है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 260 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 41 ओवर और 4 गेंद में 167 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से चमारी अट्टापट्टू को उनके शानदार 101 रन की पारी और गेंदबाजी में 20 रन देकर 2 विकेट लेने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो जबरदस्त प्रदर्शन श्रीलंका की टीम का। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान ने भी उनका एक तरह से बहुत साथ दिया। 3 खिलाड़ी तो उनके रनआउट ही हो गए पाकिस्तान के, तो बहुत ही शैशव अवस्था में है पाकिस्तान में महिला क्रिकेट। पुरुष और महिला क्रिकेट में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अट्टापट्टू ने जिस तरह से सेंचुरी बनाई है 85 गेंदों पर, और माधवी से बहुत अच्छा उनको साथ मिला, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं उन पर एक मनन चिंतन करने की जरूरत है पाकिस्तानी प्रबंधन को। जी बिल्कुल, तो इस तरह से अगर हम देखें तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को 93 रन से हराकर मैच जीत लिया है।
लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 141 रन बनाकर 9 रन की बढ़त हासिल की। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 285 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 5 विकेट शेष रहते 279 रन बनाकर मैच में जीत हासिल की। जो रूट को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने नाबाद 115 रन की पारी खेली, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा जो रूट का। जी हां, बिल्कुल। अभी पिछले साल से हम देख रहे हैं कि जो रूट अच्छा खेलते हैं, लगातार अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम हारती है। लेकिन इस बार जो रूट भी अच्छा खेले और उनकी टीम भी जीती। बहुत लंबा समय हो गया था, 17 मैच हो गए थे मैच जीत हासिल किए हुए, क्योंकि आखिरी बार भारत को उन्होंने हराया था अपनी जमीन पर। लेकिन 2 मैचों से भारत आगे चल रहा था 2-1 से। लेकिन इस दौरान जो है, अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से भी हारी, वेस्ट इंडीज से भी हारी, ऑस्ट्रेलिया से भी हारी, भारत से भी पीछे चल रही है 1-2 से। तो ऐसी स्थिति में इस पर विराम लगना बहुत जरूरी था। और मुझे तो इस मैच को लेकर बहुत ही रोमांचक पहलू यह लगा कि पहले ही दिन 17 विकेट गिरे और दूसरे दिन जो नई जोड़ी है बेन स्टोक्स की और ब्रेंडन मैकुलम की। ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रहे हैं, केकेआर के भी कोच रहे हैं, अब वो कोचिंग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। तो इस तरह से बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम की जो जुगलबंदी है, इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 6 स्लिप लगाई कॉनवे के सामने। एंडरसन जब गेंदबाजी कर रहे थे तो 6 स्लिप लगाई गई थी। आमतौर पर आपको 4 स्लिप से ज्यादा देखने को मिलती नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम जो रूट की आपने बात की, तो अगर उनकी जो जीत का श्रेय है वो जो रूट को जाता है। उनके शतक के दम पर इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच 5 विकेट से जीता। इस पारी के दौरान रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए और क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में सबसे कम वक्त में उन्होंने ये कमाल करने का गौरव हासिल किया। जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट के अपने 118वें मैच में 10,000 रन का आंकड़ा छुआ। उन्होंने 10,000 रन पूरे करने में 9 साल और 156 दिन का वक्त लिया और सबसे कम समय में टेस्ट क्रिकेट में इस आंकड़े तक पहुंचने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। रूट ने अपने सीनियर खिलाड़ी एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उनसे पहले सबसे कम समय में 10,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज थे। कुक ने 10 साल और 87 दिन का ये कमाल किया था। वहीं इस मामले में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं, जिन्होंने 11 साल 280 दिन में टेस्ट क्रिकेट पे 10,000 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। तो अब जो फास्टेस्ट 10,000 रन की बात की जाए तो वो जो रूट के नाम पर दर्ज हो गया है। जी हां, बिल्कुल। और ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने इतने रन बनाए कि दुनिया में कोई भी खिलाड़ी इतने रन नहीं बना पाया जितने कि जो रूट ने बनाए। और कंसिस्टेंसी उनकी बहुत ही जबरदस्त। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि उनकी टीम जो है लगातार हारती जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि अब उनकी टीम भी जीत रही है, कप्तानी का भी दबाव उन पर नहीं है, तो मुझे लगता है इस बार जो रूट एक नए तेवर में दिखाई देंगे, जो इंग्लैंड के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे इस सीजन में। बिल्कुल। इस मैच में न्यूजीलैंड की अगर हम पहली पारी पर नजर डालें तो कॉलिन डी ग्रैडहोम ने मात्र 42 रन और इसके अलावा टीम सऊदी थोड़ा सा चले, जिन्होंने 26 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोई खिलाड़ी ये बड़ा स्कोर नहीं बना सका और पूरी जो पारी थी वो बहुत कम 132 रन के स्कोर पर सिमट गई। और इसके बाद जिस तरह से अगर हम विकेट की बात करें तो जेम्स सैंडरसन ने और मैथ्यू पॉट्स ने 8 विकेट टोटल 4-4 दोनों ने लिए चटकाए और इस तरह से पूरी तरह से न्यूजीलैंड पर दबदबा अपना बनाए रखा। इसके बाद इंग्लैंड की अगर पारी पर हम नजर डालें तो जैक क्रॉली ने 43 रन की पारी खेली। एलेक्स लीज ने 25 रन का योगदान दिया और कुल 141 रन हालांकि उन्होंने बनाए। और यहां पर टीम सऊदी की प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने 4 विकेट लिया। ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिया। लेकिन फिर दूसरी पारी में जिस तरह का डेरिन मिचेल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 108 रन की पारी खेली। लेकिन फिर भी बात जो है जिस तरीके से जो रूट ने फिर कमाल दिखाया और मैच का रुख बदल दिया। जी हां, बिल्कुल। और जो रूट तो खैर बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन मैथ्यू पॉट्स को नहीं भूल सकते। डेब्यूटेंट हैं,
पहला मैच खेल रहे हैं, एंडरसन से ज्यादा विकेट ले रहे हैं और जिस तरह से दोनों पारियों में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है, ये उन्होंने दिखा दिया कि आगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट पर। इसी के साथ दीजिए सिद्धार्थ को अनुमति। नमस्कार।